जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे 2024 का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था। 2023 का सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब जो है हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हम सेक्शन ए को ही लेके चल रहे हैं। जब 2 से 3 साल तक जो आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो आप एक पैटर्न समझ लेंगे, पेपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वही रिपीट हो रहा है, किस तरीके से पैटर्न है, चैप्टर से किस किस चैप्टर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो वो आप जब समझ लेंगे उसके बाद हम सेक्शन बी पे चलेंगे। तो अभी जो आपके सामने है सेक्शन ए चल रहा है, तो 2023 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है सेक्शन ए का, उसको हम चलते हैं कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। A dice is thrown once. Find the probability of getting a number less than 7. जो डाइस है एक बार ही केवल फेंका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाइस में आपका होता क्या है, डाइस में 6 नंबर हो सकते हैं। एक होता है ऐसे, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या जो 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या तो आपका 6 हो सकता है। अब कह रहा है कि एक ही बार फेंका जा रहा है और लेस देन कितना आना चाहिए, 7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और 1 है। ये सभी लेस देन कितना है, 7 है। लेस देन 7 की बात कर रहा है, तो टोटल क्या है, सब में 6 जो है 6 है, मैक्सिमम 6 है, दैट मीन 7 से कम है। तो हमारा टोटल जो नंबर है वो कितना है, 6 है। जब एक बार हम किसी भी डाइस को जो है फेंकते हैं, तो डाइस को जब भी फेंकेंगे तो टोटल ऑप्शन कितने हैं आपके आने के, 6। या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो आपको टोटल जो है मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है, या तो ये आएगा, या ये आएगा, या इसको कहेंगे, या इसको कहें। तो ये कितना हो रहा है, 6 टाइम, तो 6 हो गया। अब कह रहा है कि जो घटना घट रही है, जो इवेंट है, वो कितना कह रहा है कि आपको 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी। 7 से कम कितना है आपके पास, कितने चांस है। अगर यहाँ कहता कि 5 से कम, लेस देन 5, तब हम होते 1 2 3 4, लेस देन 5 तो 4 होता, यहाँ हम 4 कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ लेस कितने हो रहे हैं, 4 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है लेस देन 7। तो 7 के ऊपर कितना है, 6, 5 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 तरीके जो है आपके हैं नंबर्स जो कि आ सकते हैं, जो कि 7 से कम है। टोटल जो नंबर था हमने 6 लिखा, अब कितना आ सकता है, तो हमको देखा तो 6 जो है नंबर्स हैं जो कि आ सकते हैं, क्योंकि टोटल ही 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ 7 बोल दिया है। अगर यहाँ 6 से लेस देन 6 होता तब ये इतना होता, लेस देन 5 होता तब इतना होता, लेस देन 3 होता तो इतना होता। इस तरीके से जो है आप देखते, लेकिन यहाँ लेस देन 7 कह रहा है, तो ये सभी तो 7 से कम है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना आएगा, 1, और आपका यही इसका 11th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12। द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस इज हैज मेजर ऑफ। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है, ठीक है। तो क्या है, आपको जो एंगल है वो मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, देखिए यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, आप पहले उस फिगर को समझ लीजिए। कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल है। 100 मीटर ये दिया हुआ है, ये 100√3 मीटर है। यहाँ ये एंगल आपको बन रहा है पी, बी और ए। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर। जो 100 मीटर का यह पोल है, ए और बी जो है पोल है, वह यहाँ इसके बेस पर, बेस से
यह कितने एंगल का कोण बना रहा है, यह आपको बताना है। कितने एंगल का जो इसका बन रहा है एंगल, वो बताना है आपको। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जिस पॉइंट पर यह जो पोल है, यहाँ बेस पर आपको कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है यही बताना है। तो यहाँ सीधा सीधा आपको यह आपको दिख रहा है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको देख ये क्या दिया हुआ है 100 मीटर, ये क्या है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो यह आपका परपेंडिकुलर हुआ, यह हाइपो हो गया और यह नीचे जो है बेस हो गया, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बस उसको लिखिए। अगर ये दिया हुआ है तो आप उसको लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है, P दिया है और क्या दिया है, B दिया है। P और B को इस तरीके से लिखे, रेशियो में लिखे। तो यहाँ कोई रेशियो बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसको हम सपोज किए थीटा, तो क्या होगा टेन थीटा। P अपॉन B, P कितना दिया हुआ है, लिख दीजिए वैल्यू केवल 100 अपॉन 100 √3 मीटर दिया हुआ है इक्वल टू टेन थीटा। और यह आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 1/3 इक्वल टू टेन थीटा। अब जानिए 1/3 किसकी वैल्यू होती है, लेकिन हम चूंकि सामने 10 है तो 10 का ही देखेंगे। कॉस होता है तो कॉस में देखते। तो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री होगा। तो ये हो गया टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू टेन 30, दैट मीन्स 10 हटाइए तो क्या हुआ, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। यही आपका 30 डिग्री आंसर आपका हो गया। इसका जो है थीटा की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री, यही आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको जानना होगा। जितनी जल्दी आप कर सकेंगे उतना अच्छा होगा, एग्जाम में समय बचेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r इज। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां आप फार्मूला आपको जानना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फार्मूला ये आपको जानना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। यही आपको फार्मूला है। केवल इस पे वैल्यू रख देना है, इतने में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इतना ही आना चाहिए आपको कि ये फार्मूला याद रहना चाहिए, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सीधा है, वॉल्यूम आपको v लिख देंगे, जो कि आपको निकालना है v। उसके बाद क्या होगा, जो दिया हुआ है रेडियस 1/3 पाई, पाई की वैल्यू आप रखने की आवश्यकता नहीं, पाई रखिए अभी। आर, आर जो है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर ही है, तो हम क्या लिखेंगे आर, आर स्क्वायर। रेडियस आर दिया हुआ है तो हम आर ही लिखेंगे। एच की वैल्यू क्या दिया है, एच इक्वल टू 3r दे रखा है, क्या है 3r। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एच की जगह इंटू 3r, यही होगा। केवल यहाँ पर वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हमको पुट कर देना है। r की जगह हम क्या लिख देंगे 3r। अब करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा और ये क्या बचा, पाई यहाँ बचा और r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। v इक्वल टू आपका आ गया पाई r क्यूब। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। क्लियर, यहाँ केवल फार्मूले का खेल है, फार्मूला आपको आना चाहिए। 1/3 पाई r स्क्वायर एच किसका है, वो आपको कोन का। पाई r स्क्वायर एच किसका है, ये सब जानना पड़ेगा। 2 पाई r एच क्या है, ये फार्मूले जो है आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, जो फार्मूला हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या होता है। खासतौर से हम दो चीजों को ध्यान देते हैं, एक साथ याद कर लेते हैं। एक आपका सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर और एक आपका कोन हो गया। इन दोनों को एक साथ अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हैं फार्मूला जो आपको याद करना होगा, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला अगर याद करना होता है हमेशा काम आएगा ये आपके लिए। अगर इसका आप देखें वॉल्यूम क्या होगा, कोन का पहले वॉल्यूम देखते हैं। v इक्वल टू कोन के लिए वॉल्यूम क्या होगा, फिर इसके साथ उसका भी देखेंगे। वॉल्यूम जो होता है
पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल ये पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें कोण जो है इसका 1/3 हो गया, थर्ड इसका, इसी सेम वही चीज है आपके साथ, केवल इसका 1/3 हो गया, क्योंकि यहाँ से कोण अगर निकाला जाए तो इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप अगर इसमें से कोण निकालना चाहें तो अगर याद रखने के लिए पर्पज से केवल बता रहे हैं, याद रखने के लिए, ऐसे इसको मैथमेटिकली मत समझिएगा, याद करने के लिए 1 2 3 पार्ट बन रहे हैं, हुआ 2 3, तो इसका जो है यह 1/3 हिस्सा हुआ ना, एक पार्ट इधर का 2 पार्ट, इधर 3 पार्ट, तो इसमें जो है 1/3 हिस्सा हुआ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है कोण का हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया कैसे होगा? सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? पहले 2 पाई आर एच, क्या होता है? 2 पाई आर एच, इसका जो है आपका 2 पाई आर एच, पाई आर एच यहाँ पर 2 होता है, इसका क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल, जो 2h है हाइट, 2 और h इसकी जगह क्या ले लेते हैं? इसकी जो है स्लैंटेड हाइट है ये वाली, ये हाइट ना लेकर ये लिया जाता है l। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट ना लेकर स्लैंटेड हाइट जो है ये वाली, इसको लिया जाता है पाई आर एल। क्लियर? अब चलते हैं टोटल हाइट की बात की, टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो करते क्या है? सरफेस एरिया जो है उसको पहले लिख लीजिए, दोनों में यही काम होगा, पाई आर एच, सरफेस एरिया लिख लिए, प्लस कर लेंगे, इसमें कितना ऐड कर लेंगे और जोड़ लेंगे। सरफेस एरिया जो होता है यह इसका सिलेंडर के चारों साइड का होता है, ये वाली साइड ना, ये जो है ये वाला हिस्सा जो होता है इसका होता है। ठीक है, अब ऊपर का जो हिस्सा होता है ये बचा होता है, यह क्या बना रहा है? एक सर्किल, और नीचे का हिस्सा भी एक बना रहा है इस तरीके से सर्किल, तो 2 सर्किल आप मिल गए। तो सर्किल जो है इसके भी एरिया को, सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का ये था, अब ये जो नीचे का हिस्सा है, आधार जो बेस है इसका, और ये अपर वाला साइड, यह जो एक सर्किल बना रहा है, ये क्या हो गया? इसका भी एरिया जोड़िए, तो ये एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और चूंकि 2 सर्किल है तो इंटू 2 कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। बस इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, जो कॉमन मिलता है कॉमन कर लीजिए। क्या क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, आर कॉमन मिल रहा है, बचा क्या? h प्लस आर या r प्लस एच, यही आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। करना बस इतना है कि सरफेस एरिया मतलब यह वाला हिस्सा जो सिलेंडर इस तरीके से बना होता है, ऐसे अगर सिलेंडर है तो ये वाले हिस्से का जो एरिया होता है यही इसका सरफेस एरिया होता है। तो इसका ये हिस्सा जो बचा हुआ है सिलेंडर का, ये नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, उसका भी एरिया हम ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अब आगे चलते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सॉरी कोन की बात कर रहे हैं, तो कोन में क्या दिक्कत है? कोन में भी वही काम करेंगे सेम जैसे किए थे। टोटल सरफेस एरिया अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस, अब यहाँ कितनी सर्किल है? यह नीचे जो सर्किल बन रहा है, कोन इस तरीके से बनता है ऐसे, तो केवल एक सर्किल नीचे बन रहा है। ठीक है, ये तो इसका एरिया भी आप निकाल लेंगे, तो यह भी एक सर्किल है तो केवल एक है, यहाँ हम पाई आर स्क्वायर करेंगे, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, बस यही कॉमन है, पाई ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, तो क्या आया? एल प्लस आर या आर प्लस एल, यही आपका टोटल सरफेस एरिया किसका हो गया? कोन का। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये फार्मूले आपको काम आएंगे, इन दोनों के खास तौर से आपस में रिलेटेड है, याद करने में आसानी है। बाकी जो है स्फीयर का जो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, इसका बाकी था तो ये भी बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। तो दिया है 14, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज, आपको जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, डिस्टेंस जो बताना है 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7, रेडियस कितना, सॉरी डायमीटर जो है 7 है, इसका डायमीटर 7 है,
तो पहले फिगर देख लीजिए क्या कह रहा है और क्या आपको बताना है। देखिए यह सर्किल है, ओह यह सपोज करिए, देखिए यह सर्किल है, सर्किल की जगह एक बन गया, इसको थोड़ा सुधार कर लेते हैं, ठीक है, चलिए हो गया। ये सर्किल है, कह रहा है कि सर्किल का जो आपको डायमीटर बताना है, सॉरी दिया हुआ है, इसके आगे आपको पूछ क्या रहा है, 7 है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इक्वल टू 7 दे चुका है। अब आपको पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट, आपको कोई भी टेंजेंट ले लीजिए, उसका जो है डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। सपोज करिए यह आपका एक टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, दो टेंजेंट आपके पास हो गए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको बताना है। तो हमने यहाँ और यहाँ ही क्यों लिया है, दो आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों लिया है, क्योंकि ये पैरेलल की बात कर रहा है, तो हम पैरेलल ही ले रहे हैं। इधर ले सकते थे तो फिर इधर लेंगे, जहां लेंगे उसके पैरेलल ही लेना है, क्योंकि पैरेलल बोल रहा है। और डायमीटर इसका 7 है। अब यहां से एक चीज आपको पता है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं, जो इनका यहां से आप जानते हैं कि ये जो इस पर सेंटर से जो रेखा जाती है उस डायमीटर सॉरी टेंजेंट पे, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यह एक सीधी रेखा हुई। अब यहां से फिर एक रेखा हमने इस पर खींची, यह भी क्या हुई, सीधी हुई, क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई इस पर भी। तो यह जो पूरी रेखा आपको मिल जाए, अगर ए और बी मान लें, अगर यह मिल जाए तो यही तो इनके बीच का डिस्टेंस हुआ। और ये है क्या, ये दूरी इतनी क्या है, आर है, और ये इतनी दूरी आर है। तो ये जब आर और आर होगा, ये भी ये आर है, ये आर है, होगा, दैट मीन्स 2r। तो आपका ए बी यही डिस्टेंस पूछ रहा है, ए बी इक्वल टू कितना हो रहा है, 2r हुआ। इसी 2r को क्या कहते हैं, इसी को तो डायमीटर कहते हैं, 2r ही तो डायमीटर है, 2r ही डायमीटर होता है, दैट मीन्स 7 दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर। यह ए बी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही आपको पूछ रहा था, डायमीटर दे रखा था। यह चीज आपको वैसे तो सीधे सीधे याद होनी चाहिए, लेकिन आपको फिगर के थ्रू बता दिए ये कैसे होगा। तो यह आपका 7 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही होगा, आपका 7 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सामने दो फिगर दे रखा है, उसके बाद कह रहा है, इन द एवर फिगर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाय विच ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इज। यहाँ पर सिमिलरिटी का जो आपको बताना है, क्राइटेरिया जो बताना है, क्या रीजन है सिमिलरिटी का, वो बताना है। एक चीज ध्यान दीजिए कि सिमिलरिटी के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, चाहे आपका जो पेपर इस बार सीबीएसई जारी किया सैंपल पेपर, उसमें कहा जाए, चाहे तो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम की बात की जाए 2024 का हो, या अब जो आप कर रहे हैं 2023 में हो, सिमिलरिटी के क्वेश्चन लगातार आते हैं और करने लायक होते हैं। सिमिलरिटी क्वेश्चन आप छोड़ने लायक नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें रीजन पूछ रहा है, क्राइटेरिया आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया जो है फॉलो कर रहा है। अगर सही कहा जाए तो आपको ऐसे देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा है, बशर्ते आपको सॉल्व करके भी हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट देखना हो तो आपको ये पता चल रहा है, एक एंगल सॉरी एक साइड और साइड और बीच में एंगल दे रखा है, क्या है, एक साइड है, बीच में एंगल दे रखा है, दूसरा साइड दे रखा है। इसमें क्या है, एक साइड है, एक एंगल दे रखा है और साइड दे रखा है। तो आपको सीधा पता चल गया कि साइड एंगल साइड वाला जो है क्राइटेरिया आपको फॉलो कर रहा है, SAS जो है क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब अगर उसको सॉल्व करके देखना चाहिए, देखिए ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव है, आप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर दे देता है तब आप कैसे करेंगे, सेक्शन बी में दे देता है तो सीधा आपको काम यही देखना है कि यहाँ पर आपको अगर प्रूफ करना हो गया तो कैसे करेंगे। देखिए 50 डिग्री 50 डिग्री, दो एंगल जो है आपको इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। पहले तो ये एंगल जो करिस्पॉन्डिंग एंगल एक आपको इक्वल मिल गया, देन इसके जो है साइड्स जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखिए यह क्या है, इस साइड 2.2 है और इधर क्या है 4.4, यह करिस्पॉन्डिंग साइड्स है, यही होगा, ए बी के पी क्यू है।
अब देखें बेस वाला, बेस का करस्पॉन्डिंग साइड जो है यहाँ पे क्या 3.5 है, 3.5 है अपान इधर क्या दिया हुआ है PQ 7 दिया हुआ है इसका बेस। अब इसको देखिए क्या यह इक्वल है, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है दैट मीन्स हमारा ये सही है। वैसे तो आपको ऑप्शन देख के मार्क देना है, और अगर समय नहीं है तो आपको कर लेना है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है इसमें से और कोई ऑप्शन होगा नहीं। देखिए क्या होता है, यह जो है 2.2 4.4 पॉइंट एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम कट किया जा सकता है। पॉइंट कोई ध्यान मत दीजिए, अगर एक ही जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को देखने की जरूरत ही नहीं है। 22 जो है 2 टाइम करेंगे, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया 2 आ गया। 0.35 है, यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 3.5 इंटू 10 अगर कर दें और नीचे भी 7 इंटू 10 कर दें कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे ऊपर दोनों जगह किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि यह पॉइंट जो है पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हटाना है, इसको पीछे ले जाना है। तो पीछे कैसे जाएगा, तभी जाएगा पॉइंट की जगह हम 1 ले लें और आगे जो संख्या उसको 0 लगा लें, उतनी संख्या से हम गुणा कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इतने ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या होता है पॉइंट जितना है 1 ले लिए पॉइंट की जगह, और जितना नंबर आगे 0, जैसे आपको पॉइंट हटाना होता है तो यही काम करना होता है। बशर्ते यहाँ पर हम पहले वाले में क्यों नहीं हटाए, क्योंकि पॉइंट दोनों सेम जगह था, यहाँ 1 नंबर के बाद था, यहाँ भी 1 नंबर के बाद था, कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो है क्या हो जाएगा आपको देखिए 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट जो है 1 अंक और पीछे चला जाएगा, तो 35.0 होगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। और नीचे क्या होगा 70। जब आप इसको क्रॉस करेंगे कट करेंगे तो 35 जो है कितने टाइम कैंसिल करेगा 2 टाइम, 35 जो है 2 टाइम कैंसिल करेगा 70 को। तो ये कितना हो गया, यहाँ आपको आया था 1/2 और यहाँ भी आ गया 1/2। दैट मीन्स यह जो है साइड्स का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल है, और यही हमने कहा था SAS रूल को फॉलो कर रहा है, इसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह क्या है सिमिलर है। ये जो है क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। बाकी अगर एंगल दे देता तीनों एंगल तो हम कहते तब एंगल वाला एंगल का जो है आपको है, या तीनों साइड्स का रेशियो दे देता तब कहते तीनों साइड्स का। ठीक है, जब तीनों साइड्स का रेशियो आता है, देखिए जो अन्य क्राइटेरिया है उसको भी देख लेते हैं क्या क्या और हो सकता है। अगर तीनों साइड्स का तीनों एंगल इक्वल हो जाता है, यह तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग यह वाला इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता, तो हम क्या करते तब कहते एंगल एंगल और एंगल जो है सिमिलरिटी क्या है, एंगल 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 सिमिलरिटी है। ठीक है, ये वाली सिमिलरिटी होती, दोनों का इक्वल है तो एंगल सिमिलरिटी हो जाती तीनों एंगल। और अगर तीनों साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो है रेशियो, जो रेशियो हम निकाले हैं, जैसे इसका और इसका रेशियो, इसका रेशियो, 2 का रेशियो दिया हुआ है, अगर तीसरा वाला भी दे देता तब हमारा क्या होता है साइड साइड और साइड तीनों जो है रेशियो आपको क्लियर होता, तो ये वाला आपको क्राइटेरिया फॉलो करता है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा 2 एक ही में इससे देखने में पता चल जा रहा है कि जो दिया है वही ना होगा, जो दिया ही नहीं है तो उसको हम अपने से थोड़ी जानेंगे, तो जो दिया है वही हम कर दिए सीधा सीधा। ऑब्जेक्टिव है तो देख के मार सकते हैं, अगर उसको सेक्शन बी में दिया हुआ क्वेश्चन तो उसको हम उसको सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे। ठीक है, आपका यह हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है देखिए, The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by कितना है 18 डिग्री। What is the measure of large angle? Large angle का जो है मेजर आपको बताना है, तो देखते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल, आपको एक लार्जर है, जो लार्ज एंगल है उसको हम मान लेते हैं कुछ भी x मान लेते हैं x डिग्री, और जो स्मॉल है उसको मान लेते हैं y डिग्री। तो यहाँ पर कह क्या आ रहा है आपको, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय कितना है 18। जो यह लार्ज है, जो लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल है x जो है वो कितने से एक्सीड कर रहा है, कितना अधिक है, तो यह जो है स्मॉलर से 18 अधिक है। क्या कर रहा है देखिए, बीच में इक्वल लगा दीजिए बस। ये कह क्या रहा है, लार्जर जो है एंगल वह एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18, कितना है 18 अधिक,
बस जैसा कह रहा है उसी को चीज, जैसे ये क्वेश्चन बनाते समय आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, जो कह रहा है बस उसी को लिखते जाइए, ऐसे क्रम से लिखते जाइए। कह रहा है लार्जर एंगल, तो हमने पहले लार्जर एंगल लिख लिया, फिर कह रहा है लार्जर जो वैल्यू है एंगल है वो स्मॉलर से, तो हमने स्मॉलर लिख लिया, 18 अधिक है तो हमने 18 कर लिया और बीच में इक्वल का साइन कर लिया। केवल इतना ही काम करना है और कोई इसमें अपने से आपको कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, लार्जर एंगल का मेजर पूछ रहा है, तो लार्जर एंगल कौन सा हुआ, आपको x हमने माना है तो इसी लार्जर एंगल का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, सीधा सीधा आपको पता है दो एंगल्स जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते क्या हैं, दो अगर एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल में, अच्छा दोनों चीज आपको जानना जरूरी है, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों में क्या फर्क है ये आपको जानना जरूरी है। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल अगर हैं तो उनके जैसे x है और y है तो इनका जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, 90 होता है। दो एंगल्स का जो सम होता है या 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 होता है। यहाँ दिया क्या है सप्लीमेंट्री, तो हम किसको लेके चलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल को। लेकिन जानना दोनों है क्योंकि यह क्वेश्चन जब सप्लीमेंट्री पे दिया है तो इस पर भी दे सकता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, हमको जरूरत केवल सप्लीमेंट्री की है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसको लिख लेते हैं क्या होता है, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब हमको पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं, हमको पूछा है ये x लार्जर पूछा है, x पूछा है लार्जर, तो यहां से यहां जो वैल्यू है y की यहां से निकाल के यहां रख दें तो हो जाएगा, ये है ना, हमको x ही तो निकालना है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 आया है और हम जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 180, ये इधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, y इक्वल टू इतना होगा। तो यहाँ y को हम हटा देते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे, इससे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ x दिया है और उधर y है, एक को हटाएंगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, y को हम हटा दें तभी तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह नंबर रहे या तो x रहे, तो देखिए हमने y की वैल्यू इस दूसरे वाले जो आपको इक्वेशन है इससे रखेंगे, तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए x इक्वल टू y की जगह क्या रख देंगे 180 डिग्री माइनस x, ये रख देंगे, ठीक। और उसके बाद प्लस 18 है, लिख लिए। अब x वाले को एक साइड कर लेते हैं, बाकी नंबर्स को एक साइड रखते हैं, तो x वाले को इधर लाएंगे तो x माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 18, इसको ऐड कर देंगे तो ऐड क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 18, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इक्वल टू, इसको ऐड करिए 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा 198, 2x इक्वल टू 198 इतना होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 को इधर नीचे भेज देंगे 198 अपॉन 2, दैट मीन्स इसको कैंसिल करिए 9 आ गया आपका 99 डिग्री, यह आपका आंसर होगा। आंसर जो है आपका आ गया, ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री दोनों का प्रोसेस ऐसे ही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आपको एंगल जो ट्रायंगल जो दिया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसका पेरीमीटर बताना है, यह आप कैसे बता सकेंगे। देखिए पेरीमीटर
आपको बताना है। तो कैसे बता सकेंगे, आपको बहुत पहले ही बताया जा चुका है। अब देखिए यही आप, इसीलिए आपको ये सेक्शन ए को कंप्लीट कराया जा रहा है कि एक के बाद एक आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे आ रहा है ये समझ जाएंगे। वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन वही आ रहा है, केवल तरीका बदल रहा है, सारे प्रोसेस वही आ रहे हैं, सिमिलरिटी के वही आए हैं, डी की वैल्यू के वही आए हैं। अब देखिए यहाँ भी जो है सेम क्वेश्चन पहले आपको रिपीट हो चुका है। पहले एक क्वेश्चन आपको बताया गया था टेंजेंट का, इस तरीके से अगर आप किसी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर यहाँ से P से टेंजेंट खींचा जाता है, इस पर टेंजेंट आप खींच रहे हैं, तो आपको यह बताया गया है कि यह जो है इक्वल होता है। अगर ये इसको A कर लें, ये B कर लें, तो यहाँ जो है PA और PB जो है इक्वल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ टेंजेंट खींचा जा रहा है, इस सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाएगा, तो यह जो डिस्टेंस होगा PA और PB ऑलवेज इक्वल होगा। यह आपको कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक यहाँ से इस पर जो आप लाइन जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी आपको बताया जा चुका है, इस पर भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना होगा कैसे आपको हो रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है इसमें, कैसे आपका क्वेश्चन इस पे बना था वो भी हो गया। ये सारे जो है इस फिगर पे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दे रहा है, भले ये ट्रायंगल बना रखा है, लेकिन है यहीं से क्वेश्चन लिया गया। देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको सर्किल दिख रही है, पूछ रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर आपका यही पूरा निकालना है ना, ए बी प्लस BC प्लस CA, यही तो आपको निकालना है, यही आपका पेरीमीटर होगा। तो हमें AB की वैल्यू कहाँ मिलेगी, पहले AB देखते हैं। ये रहा A और B, तो यहाँ से आपको B से लेके R तक तो दे रखा है, R तक आपका 6 है, ये आगे का कितना होगा ये नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे। यहाँ तक तो 6 है, इसके आगे का नहीं पता है। अब इसके आगे देखिए यहाँ 5 दे रखा है, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम। देखिए यहाँ ध्यान देते हैं पॉइंट A, अगर A को देखा जाए तो A से दो आपको जो टेंजेंट दिख रहा होगा, एक टेंजेंट देखिए यहाँ ऐसे जा रहा है, एक टेंजेंट यहाँ ऐसे जा रहा है, दो टेंजेंट आपको दिखेगा। एक टेंजेंट इस देखिए इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ इस तरीके से जा रहा है, दो टेंजेंट पॉइंट A से इधर की ओर इधर की ओर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा टेंजेंट वाला हम क्यों बताएं। हर कोने से जो है यहाँ से भी एक टेंजेंट ऐसे बन रहा है और यहाँ से भी एक टेंजेंट ऐसे बन रहा है। दैट मीन्स जो अभी बताएं इक्वल वाला वो यहाँ काम करेगा, होगा जब ये एक पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गए हैं, एक पॉइंट Q पर जा रहा है, एक R पर जा रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल टू ये होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, AR इक्वल टू AQ होगा। जब इसकी वैल्यू 5 दिया है AQ की, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 होगी। क्लियर है। अब हम AB बता सकते हैं, AB बता सकते हैं क्योंकि ये 6 हो गया, आधी दूरी यहाँ तक, इतनी दूरी यहाँ तक गए 6, उसके बाद 5, दैट मीन्स AB क्या हो गया 6 + 5, यही होगा। AB हमको पता चल गया 6 + 5। क्लियर। अब हम BC देखते हैं, BC कैसे निकालेंगे। AB आपको पता चल गया, BC का हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता है, और आगे दिया है 4, ये तो इतना पता है। लेकिन यह अभी हमने बताया कि यह एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला और टेंजेंट, और एक टेंजेंट इस तरीके से यहाँ तक गया, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दो जगह जो है इसका टेंजेंट मिल रहा है। तो यहाँ ये जो बन रहा है तो ये इक्वल टू ये होगा, इक्वल होगा ये दोनों आपस में। जब यह इक्वल होगा तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, दैट मीन्स यह भी 6 होगा। तो आपको क्या मिला 6 और 6 दोनों आपको 6 मिले, ये भी होगा 6, ये भी 6, ठीक है। तो अब हमको ये मिल गया 6, क्लियर हो गया। अब जब यह 6 है तो यह पूरी BC कितना हो जाएगा 6 + 4, तो हम लिख सकते हैं BC की जगह क्या लिख सकते हैं 6 + 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमको CA निकालना है। CA यहाँ तो इतना दूरी जो है आपको पता है, QA तक पता है कि 5 है, ये दूरी कितनी होगी। तो सेम प्रोसेस, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने इस पर टेंजेंट डाला, इस पर टेंजेंट डाला है, ये दो टेंजेंट हैं, यहाँ पर आकर मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है। दैट मीन्स यह डिस्टेंस जो है CP का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा CQ के। तो यह 4 है, दैट मीन्स यह भी 4 ही होगा। क्लियर हुआ।
तो ये भी क्या हो जाएगा 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यह 4 है तो यह भी 4 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए CA, देखिए मिल जाएगा CA, यहाँ तक जो है Q तक जो है 4 हो गया, उसके आगे 5, दैट मीन्स 4 + 5 क्या हो जाएगा 4 + 5। यह आपका देखिए यह AB हो गया, ठीक है। आगे जब आप देख रहे हैं यह BC हो गया, यह CA हो गया, तो आपको तीनों पता चल गया। अब इनको जो है आप ऐड कर दीजिए, केवल इतने से आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका कितना हो जाएगा, हो गया आपका 6 30 30, ठीक है। इसको ऐड करिए 30 आएगा, तो ये आपका 30 टोटल जब ऐड करेंगे 30 आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। जो आपको क्या पूछ रहा था, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। आप 17 क्वेश्चन नंबर 17 जो है कंप्लीट कर लिए। अब इसका ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही आ रहा है 30 पर 30 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्या कह रहा है देखिए 18। इन द गिवन फिगर, यहां भी आपके सामने एक फिगर दे रखा है, इस पर आगे क्वेश्चन कर रहा है। इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर टेंजेंट्स, यहां दो टेंजेंट्स हैं, टू द सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। इफ OB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर देन लेंथ BC प्लस BD इज, आपको बताना है लेंथ BC प्लस BD कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको BC और BD का जो है बताना होगा, क्या होगा सम, आपको यही निकालना है। यहां पर कैसे निकालेंगे देखिए, सिंपल तरीका है जो आप अभी करके आए हैं, जस्ट अभी किए हैं क्वेश्चन में, अभी आपने सॉल्व किया है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। अगर वो आप देखें तो ये भी कर ले जाएंगे। टेंजेंट पे देखिए, टेंजेंट पे इतने सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं कि आप करते रहेंगे। टेंजेंट हो गया, इसके पहले जो D पर क्वेश्चन था वो भी रिपीट कर रहा था। देखिए यहाँ टेंजेंट, एक ही पेपर में दोबारा टेंजेंट आ गया, सिमिलरिटी के क्वेश्चन इतने आ जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ भी है, इसको आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम सेक्शन A को इसीलिए करा रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। टोटल ये कंप्लीट आप करके ही आएंगे, 20 मार्क्स में एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। निकालना है BC और BD, एक लगातार करते रहने से क्या होता है कि ध्यान में रहता है, भूलता नहीं है। फिर जब हम सिमिलरिटी में जाएंगे, सेक्शन B में जाएंगे, तो फिर उसको आप करेंगे तो अपने से जो आपका माइंड जो कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है, वो आसानी से हो जाता है। मेरे कहने से नहीं, आप खुद कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब क्या है, BC क्या है, BC और प्लस BD, दैट मीन्स यही जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो टेंजेंट खींचा गया है, जहां पर ये मिल रहा है दोनों पॉइंट, यही डिस्टेंस तो पूछ रहा है दोनों का सम। और हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सम ये जो है दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक निकालें तो दूसरा तो हो ही जाएगा। तो एक निकालने के लिए यहाँ देखिए वैल्यू दे रखा है। हम जानते हैं कि यहाँ से जो है टेंजेंट पे जो भी लाइन जाती है, टेंजेंट पे जब मिलाती हुई एक लाइन आएगी सेंटर पे, तो यह क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होगा। तो यह आपको एक दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और यही हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। अब यहाँ आपको समझना होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपो कौन सा है। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि ये लेकर करें कि ये। अब पहले तो 90 डिग्री कौन सा है यह क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए क्लियर है कि यह जो टेंजेंट पे जा रही है रेखा, यह जो रेडियस वाली, यही 90 डिग्री होता है। तो इसको पहचानने का तरीका यह है, देखिए अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसी कोण के सामने वाला जो होता है यही हाइपो होता है। हाइपोटेनस यही आपके इसके सामने वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, यही लाइन हाइपो होती है, ये ध्यान दीजिए, तब आप क्लियर कर लेंगे, कहीं भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ जो है तो इसके सामने वाला ये है, कौन सा है, OB दिया कितना है 15 सेंटीमीटर, यही हाइपो होगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हाइपो स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। अब हम इसको जो है वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। हाइपो जो है आपको क्या है, यहाँ पर हाइपो हमने OB किया है, OB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जब यहाँ पर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर जब हमने किया था इस तरीके से, ये एंगल जो है आपको हाइपो क्लियर हो गया,
तो अब चाहे इसको लें चाहे इसको लें, यहाँ पर आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके से इसको ले लीजिए, ये एंगल ले लीजिए, और चाहे इसको यहाँ से लीजिए, ये एंगल लीजिए, आपको सेम ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर डाले हैं इसको, यहाँ पर यह इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम इसको जो है परपेंडिकुलर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर डाला गया लाइन क्या है, परपेंडिकुलर इस पर है, किस पर, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, 9 हो गया, सॉरी 9 पहले नाम लिख लीजिए, इसका जो क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, बी सी, अगर हम निकाल लें बी सी निकाल लें तो बी डी भी हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इक्वल होगा तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ओ बी जो है माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख देते हैं, नंबर में लिख लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी, ऐसे बार बार करने से दिक्कत होगा। ओ बी की वैल्यू कितनी है, लिखिए 15 का स्क्वायर इक्वल टू, ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यही होगा। अब ये क्या प्लस है ना, अब जो है बी सी हमको निकालना है, तो ये नंबर वाला इसको इधर भेजते हैं, स्क्वायर करते हुए भेजते हैं इधर, क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, ये आप स्क्वायर करके देखिएगा, 15 इंटू 15 करेंगे तो यही आपको आएगा 225 होता है। इसको लाएंगे इधर माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब यह जो है आपका माइनस में हो गया है, इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए, क्या होगा, तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 यहाँ 4 आएगा, 4 यह 14 हो जाएगा, आपका कितना आया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 144 हो गया। क्लियर हुआ, बी सी, तब बी सी क्या होगा, बी सी इक्वल टू रूट लग जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 144 और इधर लिख लेते हैं आपको, बी सी इक्वल टू रूट 144। यह किसका रूट होता है, अगर आप करेंगे इसको, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बशर्ते ये छोटी चीजें आपको याद रहे तो भी अच्छी है। यह क्या होता है, 12 का होता है। ठीक है, 12 का होता है 144, और अगर याद रखना है तो इसे कर सकते हैं 144 जिसका किसका होता है, 12 का, और 21 अगर कर देते हैं तो जस्ट इसी को उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, 21 का अगर अगर यह जो नंबर है 144, इसी को उल्टा कर दें, 441 कर दें, यह किसका रूट होगा, यह 21 का होता है, जस्ट उल्टा। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए बताएं, बशर्ते आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा। आगे चलते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया बीसी, अब बीसी हमको पता चल गया 12, और बीडी हमको पता है कि यह भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि यह इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ भी आप 12 कर देंगे। तो यह जब आप करते हैं 12 + 12 तो कितना आ जाता है, 24, और यही आपका आंसर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर भी है। क्लियर हुआ, यहाँ पर दो चीजें आपको जो अभी रूल बता रहे थे उसमें सारे रूल अप्लाई हो गए, एक तो ये इक्वल वाला भी अप्लाई हो गया, पाइथागोरस प्रमेय भी अप्लाई हो गया, प्लस यह जो एंगल 90 होता है, यहाँ से जो लाइन खींची जाती है परपेंडिकुलर जो खींचा जाता है इस पर टेंजेंट पर, यह क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये सारे रूल इसमें अप्लाई हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एसर्शन और रीजन पर 19 और 20 क्वेश्चन है। इसी के साथ यह सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 19, जो एसर्शन दिया है इसको देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब रीजन क्या दे रखा है, रीजन आर the lengths of tangents drawn from the external point to a circle are equal। देखते हैं, पहले assertion को देखेंगे कि क्या करेक्ट है, उसके बाद हम देखेंगे रीजन को कि क्या करेक्ट है, देन देखेंगे क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सही। तो हम देखते हैं पहला काम, assertion क्या दिया हुआ है, a tangent to a circle, सर्किल का जो है टेंजेंट कर रहा है,
ये आपको एक सर्किल हो गई। सर्किल का कोई भी आप टेंजेंट ले लीजिए, यह आपको टेंजेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द कॉन्टेक्ट पॉइंट। रेडियस जब आप देखते हैं तो रेडियस जब भी खींचेंगे तो देखिए ये रेडियस है, तो ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। रेडियस जो लाइन है यह टेंजेंट पे आकर परपेंडिकुलर है इसके साथ। कहीं भी आप टेंजेंट लेंगे अगर सर्किल में, यहां ले लिए तो देखिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पर जो है परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस साइड लेंगे तो भी यहां से जो रेडियस होगा परपेंडिकुलर होगा। कहीं भी लेंगे सर्किल पे तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। यही कह रहा है पहले लाइन में। दैट मीन्स यह तो कितनी बार कर चुके, ठीक है, यह क्वेश्चन में ही आ चुका। तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं कि यह असर्शन जो पहला है वो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है रीजन में, यह आपका सर्किल है। यहाँ सर्किल से जो एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट हम ले लिए बाहर की ओर, अब यहाँ से एक खींचे हमने और एक जो है टेंजेंट यहाँ से खींचा, और यहाँ पॉइंट पर अगर P पर एक कोई पॉइंट यहाँ कर रहा है, मिल रहा है, तो देखिए क्या करे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, यहाँ से हमने यहाँ इस पर ड्रॉ किया एक टेंजेंट, यहाँ पर पॉइंट B से होता हुआ गया है। यह इसका जो लेंथ है इक्वल टू जो यहीं से दूसरा जो टेंजेंट खींचे इसके इक्वल होता है। यही बोल रहा है एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। एक ही पॉइंट से हम ला रहे हैं, एक ही पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो ये इक्वल होता है। तो क्या यह सही है? दैट मीन्स यह भी आप भी ये भी कर चुके हैं कितनी बार। तो यह अभी जो पिछला क्वेश्चन था इसमें दोनों यूज हुआ है, दोनों कंडीशन यूज हुआ है। दैट मीन्स ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। करेक्ट तो दोनों है, लेकिन यह अलग मैटर है, यह अलग मैटर, यह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। यह अलग तरीके से अपनी ओर सही है, यह भी सही है, करेक्ट दोनों है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो आपका असर्शन है वह करेक्ट है, और साथ में इसका जो रीजन है वह भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है एक्सप्लेन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यह जो क्वेश्चन है सेम जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है उसमें यह दोनों कंडीशन यूज किए थे, असर्शन वाला भी रीजन वाला भी। तो दोनों कंडीशन यहाँ पता चल जाता है कि करेक्ट है, लेकिन दोनों अलग मैटर है, इसलिए एक दूसरे का वो जो है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, रीजन सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, असर्शन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 5y - 4 = 0 and 15x + 25y - 25 = 0 is inconsist। और रीजन क्या दे रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 is consistent if inconsistent if a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। यही आपको दिया है कंडीशन, तो आपको बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है, आ जाइए। यह जो कंडीशन आपको कितनी बार बताया जा चुका है, चाहे क्वेश्चन के दौरान चाहे चैप्टर में। देखिए क्या दिया हुआ है, यह आपके सामने दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ बताना है कि इनकंसिस्ट है। इनकंसिस्ट आप कब हो सकता है? जब सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर इक्वेशन दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्यूशन नहीं देता है तो वो इनकंसिस्ट। इतनी बार बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यह लाइन दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो यह एक सॉल्यूशन देगी, तो यह क्या होगा? कंसिस्ट होगा। अगर दो लाइनें, एक लाइन ऐसे है एक लाइन इसी के ऊपर है, दैट मीन्स यह पहला ये है, पहला जो कंडीशन था यह क्या है? इंटरसेक्टिंग है, यह इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। और यह क्या है? आपस में इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड का कंडीशन है। तो यह दोनों कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा।
यहाँ पे कई जगहों पे आपको मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो यह दोनों कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा? जब यह दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं, एक दूसरे को कहीं टच ना करें, तो ये ऐसे कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यह जो सॉल्यूशन मिल जाता है इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट हो जाता है। और यह क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो केवल एक कंडीशन है इनकंसिस्ट का। और यह यूनिक सॉल्यूशन का हम बता चुके हैं कि जब दो आपको लाइंस दिए हों तो यहाँ पर जो रेशियो आप निकाल के बता सकते हैं, जब आपको वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होता है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। यह पहले वाले का कंडीशन आपको क्लियर हुआ। कॉन्साइड का और पैरेलल का लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर देखिए। कॉन्साइड जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा कंडीशन होता है जब सभी इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है? कोइंसाइड करता है। और अगर पैरेलल हो और सॉल्यूशन ना हो तो उसका होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे कंडीशन में यह सॉल्यूशन नहीं देता है, जो लास्ट वाला है सॉल्यूशन नहीं देता है। दैट मीन्स पैरेलल हो जाती है, रेखाएं पैरेलल होती है। यहाँ तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे पता होगा। सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। एक तो इंटरसेक्ट करेगा, पहला इंटरसेक्ट, दूसरा क्या करता है? कोइंसाइड करता है, तीसरा पैरेलल होता है। इंटरसेक्ट में यह कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और जो आपको कोइंसाइड कर रहा है उसका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। जो पैरेलल होता है उसका बस यहाँ पर नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाता है। और जो दो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कंसिस्ट होता है, जो सॉल्यूशन नहीं देता है वो इनकंसिस्ट होता है। अब यहाँ हम चेक करते हैं तो देखिए रीजन में आपको सबसे यही दे रखा है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्ट इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह वाला कंडीशन आपका आया। तो रीजन में तो आपको ये दे रखा है। ऊपर क्या देखा है? ऊपर का देखिए क्या दिया हुआ है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको कह रहा है कि इनकंसिस्ट है। तो हम पहले ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं। चलिए, यह सब की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल पैरेलल वाले कंडीशन से आपको करना है। ठीक है, पैरेलल वाले कंडीशन क्या है? पैरेलल का कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां देखिए वैल्यू रखिए A1/A2। A1 क्या है? x का कोफिशिएंट। B1 क्या है? y का कोफिशिएंट। तो A1 पहले लिखते हैं 3/A2 क्या होगा? दूसरे इक्वेशन में जाएंगे, x का कोफिशिएंट कितना है? 15 इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? B1। तो B1 कितना हो गया? सॉरी, कितना है? 5 अपान B2। इस y का कोफिशिएंट क्या हो गया? B2 क्या होगा? 25 नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो C1 क्या है? ये जो कांस्टेंट पार्ट है -4 अपान में C2 क्या है? -25 लिख लिए। अब देखते हैं क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हम रेशियो में तो लिख दिए लेकिन सही जा रहा है अभी तो नहीं समझ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 5 टाइम कटेगा, 5 टाइम कटेगा और ये केवल माइनस कट जाएगा। अब देखते हैं क्या बचा है। 1/5 इक्वल टू 1/5, यहाँ भी 1/5 हो रहा है, नॉट इक्वल टू 4/25। तो आप देखेंगे यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि यह जो है इक्वल आ गया और यह जो इक्वल नहीं है। तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो दैट मीन्स पहला जो आपको दे रहा है असर्शन, वो क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो ये असर्शन सही हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस कंडीशन को फॉलो कराया। और लास्ट में कंडीशन भी वही दे रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्ट इफ इतना। और यही हमारा जो कंडीशन, ये तो हम जानते ही थे, इसको रख के हम सॉल्व किए हैं। दैट मीन्स यह जो है यह भी करेक्ट है, यह रीजन भी करेक्ट है। और रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। हम तो इसी पर सॉल्व किए, तो पहले ही बता दिया है। दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी यह जो है करेक्ट है। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो
रीजन सही है, सॉरी एसर्शन सही है, रीजन सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यह जो है आपका कंप्लीट हुआ सेक्शन ए जो है इसका कंप्लीट हुआ, 2023 का जो पेपर है उसका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते चलेंगे, आगे भी सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होंगे अन्य पेपर्स के वो हम करते जाएंगे। यह सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट कराते हम चले जाएंगे। आप देख इसको जो है प्रोसेस वाइज करते जाइए। जहां अब चूंकि यह 11 दो पार्ट में कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन दो पार्ट में कर रहे हैं, तो आगे जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शन बी पे चलेंगे, तो कम से कम 2 साल 3 साल तक आपका कम हो जाए, सेक्शन ए का प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद सेक्शन बी पे चलेंगे। तो एक पार्ट हो सकता है और आपको मिले, तो उसके बाद हम बी पर चलेंगे। तो ऐसे ही लगातार तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जितनी बार आपके सामने रिपीट हो रहा है उतना आपका क्वेश्चन का जो है फॉर्मूला और जो तरीका है वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में आते ही आप कर ले जाएंगे, सोचने का समय नहीं लगेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप बता सकेंगे। बस कैलकुलेशन आपको वहां पर खुद करना होगा, वहां गलती ना होने पाए। फॉर्मूले भी आपको इतनी बार यहाँ लिखे जाएंगे, बार बार हम एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ों को दोबारा तिबारा रिपीट कर रहे हैं, बार बार इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है।